हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी अब तैयारी में लग चुके होंगे। 1 महीने से भी कम समय अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बाकी है और इसी के मद्देनज़र मैंने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, उनके लिए मैंने एक क्विक रिवीजन का एक सीरीज लेकर आया है। और इसी के तहत मैंने आज इतिहास विषय में 10 अंक का जो प्रश्न आता है, ऐतिहासिक तिथियों वाला जो प्रश्न है, आज उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया है और आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों में आने से पहले हम थोड़ा भारत के इतिहास का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, प्राचीन भारत। दूसरा, मध्यकालीन भारत। और तीसरा, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत पाषाण काल से लेकर 1206 ईस्वी तक चलता है। तब चलता है जब 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है और यहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी से शुरू होता है और 1757 ईस्वी यानी कि प्लासी के युद्ध के पश्चात ख़त्म हो जाता है और वहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। आधुनिक भारत 1757 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक हम आधुनिक इतिहास के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो प्राचीन काल में जो शुरुआती महत्वपूर्ण डेट है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य तिथि है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो इसको लेकर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। अब अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद प्रारंभ होती है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलती है। इसके बाद महाजनपद काल आ जाता है। महाजनपद काल बच्चों 600 ईसा पूर्व से लगभग 322 या 321 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद जो चौथा हमारा डेट है वह है मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 या 185 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बाद मौर्योत्तर काल आ जाता है। मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्यों के बाद का काल। यह 184 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 319 ईस्वी तक जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है ईस्वी तक, क्योंकि अब यहाँ से गुप्त काल शुरू हो जाता है जो कि 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चलता है। इसके पश्चात गुप्तोत्तर काल आ जाता है। गुप्तोत्तर काल बच्चों 550 ईस्वी से लेकर लगभग 712 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद पूर्व मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है जो कि 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक जाता है और यहीं से ही भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ऐबक वंश की स्थापना होती है और मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम केवल प्राचीन भारत के जो तिथियां हैं उन्हीं को कवर करेंगे, यानी कि हम इन्हीं 8 हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल तक की महत्वपूर्ण डेट्स को इस भाग में देखेंगे। उसके बाद 2 से 3 वीडियोज़ और आएंगे जिसमें हम मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं
प्राचीन भारत के इतिहास से। तो जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो समय है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक जाता है। उसके बाद वैदिक सभ्यता आता है जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। वैदिक सभ्यता दो भागों में बढ़ती है, एक ऋग्वैदिक सभ्यता जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चलती है, और उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता आती है जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जाती है। अब यहाँ से डेट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 599 ईसा पूर्व। इस दिन जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर होते हैं महावीर स्वामी बच्चों, उनका जो है जन्म होता है, और इनका जन्म जो है कुंड ग्राम में होता है जो कि वैशाली नामक स्थान पर था। वर्तमान में यह बिहार में पाया जाता है। उसके पश्चात 527 ईसा पूर्व को ही महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी नामक स्थान में हो जाती है। पावापुरी नामक स्थान में इनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि जन्म इनका कहाँ होता है? कुंडग्राम नामक स्थान में। दोनों ही स्थान बिहार में हैं। अब हम आते हैं 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है? महात्मा बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। 483 ईसा पूर्व को क्या हुआ था? 483 ईसा पूर्व को महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा नामक स्थान में। कुशीनारा आज के हमारे यूपी के देवरिया नामक स्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात बच्चों सबसे महत्वपूर्ण डेट है वह है 326 ईसा पूर्व। इस दिन जो है सिकंदर, महान इन्वेडर्स सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वे रावी नदी से आगे उनकी सेना नहीं बढ़ पाई थी। यहाँ से वे वापस लौट गए थे, और वापस लौटते समय लगभग 3 साल बाद 323 ईसा पूर्व को सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए है। इसके पश्चात जो अगली महत्वपूर्ण तिथि है वह है 322 से 321 ईसा पूर्व। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसी दिन मौर्य वंश की क्या होती है? स्थापना होती है। फिर 305 ईसा पूर्व की जो डेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त प्रथम है जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के नाम पे इस वंश का नाम पड़ा। इन्होंने कौटिल्य की सहायता से, वही कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी है, उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इनका युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से। अब बच्चों आपके दिमाग में आ सकता है सेल्यूकस कौन है? तो सेल्यूकस जो है सिकंदर का होता है गवर्नर। जब सिकंदर वापस लौट जाते हैं तो अपने जीते हुए क्षेत्र जो कि पश्चिमोत्तर भारत में था, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, तो वहाँ के क्षेत्रों की जो जिम्मेदारी सेल्यूकस को सौंप कर चले जाते हैं। इन्हीं सेल्यूकस से चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध होता है। इसमें सेल्यूकस हारते हैं, चंद्रगुप्त जीतते हैं। दोनों के बीच में एक संधि होती है। सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह होता है, और सेल्यूकस अपने एक जो इनके दरबार में एक इतिहासकार थे मेगस्थनीज, इनको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजते हैं, और वही आगे चलकर मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और इंडिका नामक किताब लिखते हैं। और यह इंडिका ना केवल मौर्यों बल्कि भारतीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 305 ईसा पूर्व आप याद रखिएगा, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच का युद्ध। अब अगली जो महत्वपूर्ण तिथि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी दिन भारत के महान सम्राट अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठते हैं। क्या डेट है? 273 ईसा पूर्व अशोक राजगद्दी पर बैठा। 269 ईसा पूर्व को अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि जब वह गद्दी पर बैठा था तो उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, तो जल्दबाजी में राज्याभिषेक नहीं हुआ था। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद 8 साल बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जब अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की जाती है। कलिंग उड़ीसा नामक जो वर्तमान जो उड़ीसा है, वहीं पर एक समय कलिंग हुआ करता था। वहाँ पर जब अशोक जीतता है तो काफ़ी रक्तपात फैलता है, लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, 2.5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। यह देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वह युद्ध को त्याग कर धर्म का मार्ग अख्तियार कर लेता है। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण डेट है वह 186, 185, कई बार जो है यहाँ पर 184 भी आता है। अगर 184 आएगा तब भी आप यही लिखेंगे। पुष्यमित्र द्वारा सिंह वंश की स्थापना होती है। पुष्यमित्र जो है अंतिम मौर्य वंश के जो राजा होते हैं, बृहद्रथ, पुष्यमित्र इस बृहद्रथ का सेनापति होता है,
और उस समय जनता बृहद्रथ के शासन से परेशान होती है। अतः पुष्यमित्र शुंग इस बृहद्रथ की हत्या करता है और शुंग वंश की स्थापना करता है और मौर्य वंश, इसी डेट को मौर्य वंश समाप्त होता है। और मौर्य वंश की समाप्ति के साथ ही भारत में मौर्योत्तर काल प्रारंभ हो जाता है। मौर्योत्तर काल, इसका नाम मौर्योत्तर काल इसलिए रखा गया, किसी एक, इसे शुंग काल क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि इस काल में कई छोटे छोटी राजनीतिक शक्तियाँ थी जो भारत के राजनीतिक पृष्ठभूमि में थी। जैसे कि मिडिल एरिया में शुंग थे, नीचे भारतीय राज्य एक था सातवाहन, एक कण्व राज्य था। इसके अलावा 4 विदेशी शक्तियाँ थी, जिसमें आपके हिंद, यमन, शक, पहलव और कुषाण। चूंकि इस काल में कोई एक शक्ति नहीं थी जो कि भारत पर एक साम्राज्य की स्थापना करती, इसलिए इस काल को किसी एक वंश के नाम पर ना रखकर मौर्योत्तर काल रखा गया। अब हम देखते हैं 58 ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण डेट आती है और इस दिन विक्रम संवत या मालव संवत प्रारंभ हुआ था। उसके बाद 78 ईस्वी को कुषाण वंश के शासक कनिष्क राजगद्दी पर बैठते हैं और इसी दिन को हम एक और घटना के रूप में लिख सकते हैं कि जब कनिष्क राज्याभिषेक इसका होता है तो वह शक संवत को प्रारंभ करता है। शक संवत वही संवत जो भारत के द्वारा कैलेंडर के रूप में अपनाया जाता है, इसी संवत को हमारे कैलेंडर में इसको स्वीकार किया जाता है। तो 78 ईस्वी कुषाण वंश के शासक कनिष्क का राज्याभिषेक होता है। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, अब यहाँ से ईस्वी वर्ड आ जाता है। अब इसके बाद 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक होता है और भारत में गुप्त वंश की स्थापना होती है और एक बार दोबारा भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और कौन करते हैं? गुप्त। और गुप्तों में कौन करता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और जैसे कनिष्क ने जब राजगद्दी पर वह बैठता है तो शक संवत प्रारंभ किया था, उसी तरह 319 में चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत को प्रारंभ करते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना। कोई भी आप लिखेंगे गलत नहीं होगा, आप तीनों भी लिख सकते हैं अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो। उसके बाद 550 ईस्वी में गुप्त वंश का अंत होता है। मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बताया भी था। तो गुप्त काल 319 ईस्वी से स्टार्ट होता है, 550 ईस्वी से खत्म होता है। फिर गुप्तोत्तर काल, यह काल भी कुछ वैसा है जैसे मौर्योत्तर काल था। तो उसके बाद गुप्तोत्तर काल प्रारंभ होता है और उसकी महत्वपूर्ण एक घटना है कि हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होता है। हर्षवर्धन, एक भारत में गुप्तों के बाद एक राजवंश आया हर्षवर्धन वंश, उसी का यह राजा होता है। इसी के काल में एक चीनी राजदूत वेनसांग भारत आता है और वह भारत के बारे में उसका जो विवरण है हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद 647 ईस्वी हर्षवर्धन की मृत्यु, एग्जाम में कई बार आ चुका है। फिर 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण। यह भारत भूमि पर किया गया पहली बार किसी अरबी द्वारा आक्रमण था, अरबी आक्रमण। तो यहाँ पर आप मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण की जगह भारत पर अरबों का आक्रमण, इसे भी आप लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद 2 महत्वपूर्ण मुस्लिम शासक भारत पर आक्रमण करते हैं। एक महमूद गजनी, कहा जाता है इसने भारत में टोटल 25 बार आक्रमण किया। और एक अगला आता है मोहम्मद गौरी। यह वही महमूद गजनी है जिसके साथ अल बरूनी नामक एक विद्वान आता है जो आगे चलकर किताब अल हिंद की रचना करता है। इससे हम बाद में खैर पढ़ेंगे। फिर महमूद गजनी के हम 25वां आक्रमण नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है 25 और 1026। इस दिन महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर होता है? गुजरात में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद अब आगे की जो तीनों घटनाएं वह मोहम्मद गौरी से रिलेटेड हैं, तो आप इससे जोड़कर देखेंगे तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। यह गौरी और भारत के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, के मध्य होता है। और इसमें पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज जीतते हैं लेकिन इसे छोड़ देते हैं। सेकंड युद्ध होता है, यह वापसी करता है और अगले ही साल ही होता है 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध। सेम पक्ष में होता है, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज, लेकिन अब की गौरी पृथ्वीराज को हरा देता है। और यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, कारण पृथ्वीराज भारतीयों के एक महान राजा थे और उनको हराने के बाद भारत में कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं बचती जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले का सामना कर पाती। इसी के बाद भारत में मुस्लिम राज प्रारंभ होता है और मध्यकालीन भारत की यहाँ से शुरुआत होती है।
अगली महत्वपूर्ण डेट है चंदावर का युद्ध। यह भी युद्ध होता है और इसमें गौरी जो है एक राजा होते हैं जयचंद उनको पराजित करता है और अब भारत में कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं थी जो इनके आक्रमण का सामना कर पाती। अतः इसी के बाद जब गौरी वापस जाता है तो अपने एक गुलाम जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको छोड़कर चला जाता है और यही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना के साथ भारत का प्राचीन इतिहास खत्म होता है, मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। और बच्चों, हमारे वीडियो का जो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, क्योंकि अगर हम आगे भी इसको फॉलो करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इसको 2-3 पार्ट में बनाऊँ और अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो आएगी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जिनका एग्ज़ाम है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें और इसका लाभ उठा सकें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसमें जितनी भी डेट्स हैं वो सभी भी महत्वपूर्ण मैंने डेट्स उठाई हैं और कई बार पूछी गई हैं। और अगर आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप भी देखेंगे कि जब एग्ज़ाम हॉल से लौटेंगे तो इस टॉपिक के सभी प्रश्न आप कवर कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।